वो वायरस के लिए रेजिस्टेंट थी। अब आप फर्क देख सकते हैं, ये वाली भिंडी जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, ये वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। यहाँ पर कोई भी येलो कलर का स्पॉट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। भिंडी एकदम स्वस्थ है, भिंडी एकदम तगड़ी है, भिंडी एकदम हेल्दी है। और इस वैरायटी का हमने नाम लिखा परभनी क्रांति। नाम इंपॉर्टेंट है, परभनी क्रांति। किसकी किस्म है और किसके लिए रेजिस्टेंट है? येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है परभनी क्रांति। याद रहेगा? याद रहेगा? आगे चले। ठीक है, तो परभनी क्रांति किसकी है? भिंडी की। ऐसे ही पिछली टेबल में आया था पूसा कोमल। पूसा कोमल किसकी थी? बताओ। काउपी की। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे याद रखने हैं आपको, इनको याद ही करने पड़ेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है परभनी क्रांति, ये है रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस। नेक्स्ट, इसकी यील्ड अच्छी होगी। फिर अपन बात करते हैं इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट। अब देखो, हमारे पास में वायरस की समस्या थी, हमने कुछ किस्में देखी वायरस के लिए रेजिस्टेंट। बैक्टीरिया की समस्या थी, कुछ किस्में देखी जो कि बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं कि पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट, मतलब कीड़ों के लिए, कीड़ों के लिए रेजिस्टेंट फसलें। अनदर मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्ट्स इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स में बी ड्यू टू। इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं बायोकेमिकल, और तीसरा करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अगर बात करें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप समझ सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कि जैसे हमने किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंज किया और वो किसी चीज के लिए रेजिस्टेंट हो गई। जैसे मान लो जैसिड होता है, जैसिड। जैसिड जो होता है वो स्मूथ लीव्स पर ही बैठ सकता है, चिपक सकता है। ठीक है, अब जैसिड को अगर हमें हेरी लीफ मिलेगी तो वो नहीं चिपक सकता। तो अब जैसिड क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए? सॉरी, अब वो लीफ क्या हो गई? रेजिस्टेंट। जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ पर जैसिड आता है, यहां बैठता चिपकता है, ये जैसिड आ गया। लेकिन आपने क्या किया? इस स्मूथ लीफ को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? ऐसे हेयर वाली लीफ में, हेयर वाली लीफ में, हेयर वाली, जहां पे बहुत सारे लीफ हेयर्स हैं ऐसे इसकी सरफेस पे। अब यहां पर जैसिड नहीं आ सकता, नहीं बैठ सकता। तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। स्पाइंस, हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक गुलाब का पेड़ है और इस गुलाब के पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कांटे इतने ज्यादा है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ये कांटे इतने हैं कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम डेवलप करवा रहे हैं प्लांट के अंदर पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है और ये अंदर से क्या है? खोखला है, होलो है। आपको पता है मोनोकोट के स्टेम अंदर से कैसे होते हैं? होलो होते हैं, खोखले होते हैं। तो यहां से कोई भी इंसेक्ट अंदर आके ग्रो कर सकता है। अगर आप इसको ठोस बना दो, अगर आप इसको ठोस बना दो तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अंदर इंसेक्ट ग्रो नहीं कर सकता। तो ये आपने मॉर्फोलॉजिकल चेंज किए हैं। आप किसी केमिकल को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो वो कैसा चेंज है? बायोकेमिकल चेंज है। आप उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर रहे हो। पहले नेक्टर होता था, अब नेक्टर ही बंद कर दिया आपने बनना, तो अब वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कौन से में क्या मॉडिफिकेशन हमने किया है। तो देखो, सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन के अंदर किसका अटैक होता है? जैसिड्स का। और जैसिड्स को चाहिए स्मूथ लीव्स, लेकिन आपने लीव्स कैसी बना दी है? हेरी लीव्स बना दी है। जैसे मान लो एक ये हमारी स्पीशीज थी जो डोमेस्टिकेटेड थी, इसको हम घर पे उगाते थे, कॉटन की। ठीक है, इसकी लीफ कैसी थी? इसकी लीफ थी स्मूथ। इसके ऊपर कौन अटैक करता था? जैसिड। ये जैसिड आ गया, ये जैसिड आ गया। अब आपने क्या किया? इसका क्रॉस कराया एक ऐसी वैरायटी के साथ में जिसकी लीफ कैसी है? इसकी लीफ है हेरी, ऐसी हेरी लीफ है। अब इसके बाद में आपने जो नई वैरायटी डेवलप करी उसके अंदर क्या है? बाकी की सारी क्वालिटीज भी है और हेरी लीव्स भी है। ये हेरी लीव्स भी है और बाकी की सारी क्वालिटीज भी है। तो अब ये जैसिड के लिए कैसी हो गई? जैसिड के लिए रेजिस्टेंट हो गई। तो अब जैसिड यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो आपने नई
वैरायटी डेवलप करवाई है जैसिड्स के लिए, जैसिड्स के लिए रेजिस्टेंट। फिर वीट के लिए रेजिस्टेंट, इस पर किसका होता है अटैक, लीफ बीटल का। ये लीफ है, ये गेहूं की लीफ है मान लो, ठीक है, ये गेहूं की लीफ है। इस लीफ को कौन खाते हैं, बीटल्स, बीटल्स खाते हैं। तो अब आपने क्या किया, इसकी भी हेयर, इसकी भी लीव्स को हेयरी बना दिया, और जैसे ही हेयरी बनाया वैसे ही बीटल्स अब इसके ऊपर आके नहीं बैठेंगे। फिर दूसरी बात है, वीट के अंदर ही स्टेम सोफ्लाई का अटैक होता है, स्टेम सोफ्लाई का। और जो लीफ का ये, लीफ का ये होलो स्टेम है, इसके अंदर स्टेम सोफ्लाई आकर के बैठ जाती है ये ऐसे, और यहां पर ये ग्रो करती है। लेकिन अब क्या किया आपने, इसकी स्टेम को ही कैसा बना दिया, ऐसा ठोस बना दिया, ठीक है, ठोस बना दिया। तो अब यहां पर स्टेम सोफ्लाई आके नहीं बैठेगी। तो ये देखो, ये तीनों ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। आपने मॉर्फोलॉजी चेंज करके क्या बना दिया, पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया। फिर नेक्स्ट है कॉटन, और कॉटन में अटैक होता है बोलवर्म्स का, और बोलवर्म्स को नहीं चाहिए स्मूथ लीव्स, तो आपने क्या कर दी, इसकी लीफ को स्मूथ बना दी, तो अब बोलवर्म नहीं आएगा। एंड नेक्टरलेस, आपने नेक्टर बनता था, नेक्टर को ही बंद कर दिया। वो नेक्टर पीने के लिए आते थे बोलवर्म्स, लेकिन आपने नेक्टर को बनना ही बंद कर दिया। तो ये कैसा चेंज किया, फिजियोलॉजिकल चेंज। कैसा चेंज है, फिजियोलॉजिकल। तो देखो यहां पर इस कॉटन में जब आपने दोनों काम किए, स्मूथ लीव तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज, और आपने क्या किया, नेक्टर को बनने से बंद कर दिया तो फिजियोलॉजिकल चेंज आपने दोनों ही किए हैं इस फसल के अंदर, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेज की। तो मेज में अटैक होता है मेज स्टेम बोरर्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हो, आपने 3 चेंजेस किए हैं मेज के प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। पहला, हाई एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड की मात्रा को हाई कर दिया आपने, है ना। लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंटेंट को कम कर दिया आपने, और शुगर के कंटेंट को भी कम कर दिया। तो आपको ये तीनों में वो कंफ्यूजन कराएगा, हाई की जगह लो लिखेगा, लो की जगह हाई लिखेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाई की जगह लो, लो की जगह हाई लेकर के, और ये बायोकेमिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है क्या, अरे याद हो जाएगा। बोरर्स, स्टेम बोरर्स, स्टेम बोरर्स होते हैं, जैसे कि ये स्टेम बोरर्स है, तो ये इसके, ये जो मेज का प्लांट है ना, इस मेज के प्लांट में छेद करता है, इसको खाता है, यहां से काटता है काटता है काटता है, और मेज का प्लांट खत्म। ये मेज के प्लांट में बोरर, स्टेम बोरर, स्टेम को काटता है, अंदर घुसता जाता है, खाता रहता है, ठीक है। ये है, कीड़े हैं ये, एक तरीके के कीड़े, स्टेम बोरर्स। आ गई, कौन बोरर जैसे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये है अब प्लांट ब्रीडिंग, यही वही बात है। अब है ब्रेसिका की वैरायटी है पूसा गौरव, और ये एफिड्स के लिए रेजिस्टेंट है, याद रखेंगे, पूसा गौरव ब्रेसिका की, रैपसीड मस्टर्ड की। फिर है फ्लैट बीन, और फ्लैट बीन क्या होती है बताओ, सेम, बिल्कुल सेम, या बलोर, बलोर भी बोलते हैं इसे, बलोर, फाबा, हाँ सेम या बलोर। ठीक है, ये रहा पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। और ये किसके लिए रेजिस्टेंट है, जैसिड्स के लिए, एफिड्स के लिए, एंड फ्रूट बोरर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओकरा, ओकरा मीन्स भिंडी, और भिंडी की 2 किस्में, पूसा सवानी एंड पूसा A4, और ये होती है शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए, शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट पूसा सवानी, पूसा A4। पहले हमने पढ़ी थी परभानी क्रांति। रैपसीड मस्टर्ड एक मस्टर्ड की क्वालिटी है, मस्टर्ड की क्वालिटी है, ठीक है, मस्टर्ड की ही क्वालिटी है रैपसीड मस्टर्ड भी, उसके जैसी ही होती है, ठीक है।
ये सब चीजें भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। बट लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो हिडन हंगर का शिकार है। वो मजदूरी करके रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन मजदूरी करके फ्रूट जूस नहीं पी सकते, मजदूरी करके दालें और महंगी सब्जियां नहीं खा सकते, ठीक है, मजदूरी करके वो चिकन नहीं खा सकते। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये सब लोग कैसे हैं, मल न्यूट्रिशन के शिकार है, हिडन हंगर है। गवर्नमेंट ने इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गेहूं तो दे दिया, लेकिन वो गेहूं खा करके ही पेट तो भर लेते हैं, लेकिन हिडन हंगर है। तो हमें कुछ ऐसी फसलें डेवलप करनी पड़ेगी कि आपने गेहूं खिलाया, उसके साथ में प्रोटीन भी उनके पास चला गया, आपने चावल खिलाया, उसके साथ में आयरन चला गया, ठीक है, आपने पालक खिलाया, उसके साथ में विटामिन सी चला गया। तो हमें कुछ ऐसी भी फसलें डेवलप करनी पड़ेंगी जो नेचुरली इतनी रिच नहीं होती है प्रोटीन में या विटामिन में, पर हमें उनमें वो रिचमेंट देना पड़ेगा, उनको फोर्टिफाइड करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हो बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है, हंगर, हिडन हंगर, अबाउट 3 बिलियन पीपुल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, क्या यही है हंगर, हिडन हंगर। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ हिडन हंगर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज। हंगर हिडन क्या करती है, डिजीज की रिस्क को इंक्रीज करती है। रिड्यूस लाइफ स्पान एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज। इतने काम कौन करती है, ये इतने काम करती है हिडन हंगर। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, मैरेसस एंड क्वाशिक्योरकर दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज है, ये आपको लिवेज सर ने पढ़ा दिया, बिल्कुल ह्यूमन डिजीज के अंदर, ठीक है। ओके, फिर है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि यही जो हम अभी तक कर रहे थे, कि आप किसी भी, हमेशा आता है ये चैप्टर की, हमेशा बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये जो मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ाए हैं जो इस बार टेस्ट में आने वाले हैं, कौन कौन से, बायोटेक, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस दोनों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट ब्रीडिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा नंबर देने वाले हैं आपको। तो इनको कोई भी इनको लाइटली नहीं लेगा, सीरियसली लेना है इनको, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन यानी आप क्या कर रहे हो, हाँ, नहीं हर एक चैप्टर इंपोर्टेंट है अपना, लेकिन ये मैंने स्पेशली बोले क्योंकि ये कम है, छोटे हैं, ये छोटे हैं, इजी मार्किंग वाले हैं, और ज्यादा क्वेश्चन देते हैं ये। हाँ, टेस्ट में प्लांट ब्रीडिंग तक ही आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। नहीं, एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट पढ़ाएंगे लिवेश सर, ठीक है। बैक यूनिट से क्या आएगा वो मुझे आपको बार बार बताना पड़ेगा, क्या, क्योंकि आपको पता है बैक यूनिट से क्या आएगा, आपको नोटिस मिल गया होगा। एमएलसी वाले सुन लो, एमएलसी वालों के बैक यूनिट में बायो में आएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बायो में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। केमिस्ट्री में आएगा केमिकल काइनेटिक्स, और फिजिक्स में आएगा कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये आएगा बैक यूनिट में। सी वाले, फिजिक्स में कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, और बायो क्यों नाइंसाफी करें, एमएलडी।
MLD में आएगा फिजिक्स में कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में आएगा केमिकल काइनेटिक्स, और बायोलॉजी में आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। क्या आएगा? प्लांट फिजियोलॉजी, ध्यान रखना, ठीक है। MLD का बायो में प्लांट फिजियो, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, और फिजिक्स में कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी आपके एप्लीकेशन कि हमने ऐसी फसलें बनानी है जो कि मल न्यूट्रिशन को या फिर हिडन हंगर को खत्म कर दे। नेचुरली उनमें वो चीजें नहीं मिलती है या कम मिलती है, हमें उसको फोर्टिफाई करना है। जैसे कि breeding crop with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical mean to improve public health। ठीक है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन फॉर इंप्रूविंग। पहला है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। दूसरा है ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। तीसरा विटामिन कंटेंट, और चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। आप ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे बायोफोर्टिफिकेशन होगा? तो आप क्या कर सकते हो बेटा? आप पहले कर सकते हो प्रोटीन कंटेंट को एनहांस, दूसरा कर सकते हो ऑयल कंटेंट को एनहांस या उसकी क्वालिटी में एनहांसमेंट, तीसरा विटामिन कंटेंट को, और चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को एनहांस आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। पहला एग्जाम्पल है हाइब्रिड मेज। अब इस मेज के अंदर, इस हाइब्रिड मेज के अंदर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान की जो अमाउंट है वो लगभग डबल होती है। नॉर्मल मेज से लाइसिन और ट्रिप्टोफान की अमाउंट डबल होती है, मतलब प्रोटीन रिच है ये। ठीक है, प्रोटीन रिच है। तो अब क्या हो गया? ये बायोफोर्टिफाइड मेज हो गया। ठीक है, बायोफोर्टिफाइड मेज, हाइब्रिड मेज जिसके अंदर क्या है? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान रिच है, और ये 2000 में डेवलप की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है एटलस 66, वैरायटी ऑफ व्हीट having high protein content and used as a donor for improving cultivated wheat। ठीक है। अब देखो क्या है, एटलस 66 में क्या होता है? हाई प्रोटीन है। अब आपने इसको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वहां पर इसके पोलन ग्रेन्स दूसरे व्हीट को भी क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। तो वहां पर भी ये हाई प्रोटीन वाला जीन चला जाएगा। तो ये एज ए डोनर यूज हुआ है, एज ए डोनर, इसलिए लिखा है एज ए डोनर, यूज्ड एज ए डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट। ठीक है, बात आ गई समझ में? डोनर क्यों बोला? डोनर क्यों बोला? बात समझ में आ गई कि इसको किसानों को दे दिया। अब उनके जो लोकल गेहूं है उनके अंदर इसकी जीन चली जाएगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये बात है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, iron fortified rice, this has 5 times as much iron as in commonly consumed varieties। ठीक है, commonly consumed varieties, 5 गुना ज्यादा क्या है? आयरन है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। ठीक है, ये हो गई बायोफोर्टिफाइड, किसमें? अब और है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जांपल्स ही पढ़ रहे हैं हम। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज आल्सो रिलीज्ड सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। कौन कौन से हैं? कुछ फसलें और भी लॉन्च की है। पहली है विटामिन ए रिच, क्या? पंपकिन, स्पेनिच एंड कैरोट्स। दूसरी है विटामिन सी रिच, बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टमाटो। तीसरी है आयरन एंड कैल्शियम रिच, और ये क्या है? स्पिनिच एंड बथुआ। फिर है प्रोटीन एनरिच्ड, और वो क्या है? बीन्स, ब्रॉड बीन्स, लबलब बीन्स,
फ्रेंच बीन्स एंड गार्डन पीस। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई क्या बात समझ में? एनसीईआरटी में है ना प्लांट ब्रीडिंग, क्यों नहीं है? स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार निगाह मार लो इन पे, निगाह जमा लो एक बार। विटामिन ए रिच कौन कौन सी है, विटामिन सी रिच कौन कौन सी है, आयरन एंड कैल्शियम रिच कौन सी है, और प्रोटीन एंड रिच कौन सी है। इसमें मैं क्या करूं? ये आपको रटनी है तो रटनी ही है। ट्रिक अपने अपने डेवलप कर लो, ट्रिक बन जाएगी अपने अपने हिसाब से। अपने अपने न्यूमोनिक्स बना लेना, बन जाएगी अपने हिसाब से। ठीक है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करवा करके क्या बना दिया, नई वैरायटी डेवलप कर ली। पर अगर ये वाली हो ही ना, वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी हो ही ना, तो फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको म्यूटेशन ही कराना पड़ेगा। तो हमने जो म्यूटेशन से जो क्रॉप्स बनाई है, जो म्यूटेशन से क्रॉप्स बनाई है, वो कौन कौन सी है देख लो। ये है शरबती सोनारा, पूसा लर्मा, आपको पता है शरबती सोनारा और पूसा लर्मा एमएस स्वामीनाथन ने बनाई थी बीटा गामा रेज को यूज करके। फिर है रेमी एंड एटोमिटा, ये राइस की है, राइस के लिए है। फिर है मूंग बीन, आपने मूंग बीन भी डेवलप करवाया है, मूंग की जो फसल होती है वो, और वो रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मेड्यू के लिए, पाउडरी मेड्यू के लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इससे पहले जो पढ़ी है फसलें, जैसे कि परभानी क्रांति, जैसे कि शुभ्रा, जैसे कि स्वर्णिम, जैसे कि आपकी करण राई, ठीक है, स्नोबॉल, वो सभी की सभी जो वेराइटीज थी वो कैसी थी, हाइब्रिडाइजेशन से बनाई हुई, हाइब्रिडाइजेशन से। और ये जो वेराइटीज हैं ये कैसी हैं, ये वेराइटीज हैं कैसे बनाई हुई हैं, म्यूटेशन से। तो ये ध्यान रखना, म्यूटेशन वाली अलग है, और इसके पहले जो पढ़ी थी वो सारी की सारी कैसी थी, हाइब्रिडाइजेशन से बनाई हुई। हाँ, लगभग डोमिनेंट होती है, हमेशा नहीं, बट मैक्सिमम टाइम वाइल्ड वेराइटीज की एलील डोमिनेंट ही होगी। हाँ, तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट है। अब पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, आओ। ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्या होता है कि मान लो ये एक केले का प्लांट है, मान लो ये किसका प्लांट है, केले का। ठीक है, यहाँ पे केले लगे हुए हैं इस तरीके से, ये केले का प्लांट है। इस केले के प्लांट से कुछ निकलते हैं शक्कर, ये शक्कर निकलते हैं ये, और नए प्लांट बनते हैं ये। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मान लो आपने इस प्लांट के अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया, या आपने करवा दिया, कोज करवा दिया। ऐसा केवल एक ही प्लांट है वर्ल्ड के अंदर, इसमें या तो म्यूटेशन हुआ है या आपने कोज करवाया है। अब आपको एक बात करना है, पहले मेरी बात ये सुनो, कि आपको इस प्लांट से बनाने हैं 1 लाख प्लांट। कितने? 1 लाख। अब अगर आप इस शक्कर से बनाओगे तो हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, 10 साल लग जाए शक्कर से बनाओगे तो। कन्वेंशनल मेथड से बनाओगे तो हो सकता है 10 साल लग जाए। ठीक है, और हमें बनाने हैं 2 महीने के अंदर अंदर।
1 लाख प्लांट बनाने हैं, तो क्या करोगे, क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करना ही पड़ेगा। तो जब सारी की सारी कन्वेंशनल मेथड्स फेल हो जाती है तब क्या करते हो, टिश्यू कल्चर। अब आप क्या करोगे, देखो जब केले के प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है शक्कर के थ्रू, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। अरे बोलते हैं प्रोपोगेशन, जब शक्कर के थ्रू होता है। हाँ, वीडियो रुक रहा है क्या और किसी का भी, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर से हम प्रोपोगेशन करवाएं तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ये ध्यान रखना, हम अगर केले के पौधे, कोई भी पौधा हो, अगर उसका सोमेटिकल मतलब उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसके अंदर शक्कर निकल रहे हैं तो उसको बोलते हो प्रोपोगेशन। और अगर वो उसका उसकी संख्या में बढ़ोतरी, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है टिश्यू कल्चर से, तो उसको बोलते हो माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हाँ ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या होगा, टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, अब बात सुन लो। हमारा ये प्लांट था, ये हमारा कोई भी प्लांट था एक्स वाई जेड, जरूर नहीं है केले का ही प्लांट हो, मैं केले का ही बना दिया हूं, चलो इसको छोड़ो, सुंदर सा बनाते हैं। ये कोई भी प्लांट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये बहुत सुंदर बना दिया आपने, जो उसको मिटाया था, ये भी वैसा ही है बोलेगी, पर हमें क्या है, समझने से मतलब है। तो हमें जैसा भी है, मेरे लिए तो यही सुंदर है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। तो ये सुंदर सा प्लांट है, इस प्लांट से क्या करना है हमें, इस प्लांट से, इस पोर्शन से हमें कुछ सेल्स लेनी है और उनका कराना है टिश्यू कल्चर। क्या करवाना है, टिश्यू कल्चर। तो जिस प्लांट से आप क्या लोगे, जिस प्लांट से आप टिश्यू लोगे, जिस प्लांट से आप टिश्यू लोगे उसी को क्या बोलोगे, एक्सप्लांट। ठीक है, अब आपने एक्सप्लांट ले लिए। अब एक्सप्लांट के ऊपर क्या हो सकते हैं, ये एक्सप्लांट, ये प्लांट का टुकड़ा क्या है, ये प्लांट का टुकड़ा, यही क्या है, एक्सप्लांट है। अब इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, इसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइज करके तुम इसको कहां ले जाओगे, कल्चर मीडियम पे। ये कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम, इस कल्चर मीडियम पे ग्रो कराओगे इसको ऐसे, ये ग्रो हो रहा है, ये लो, हो रहा है ग्रो, ग्रो हो रहा है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और इसी को क्या बोलते हो, कैलस। क्या है ये, कैलस। ठीक है, अब मान लो तुम्हें, ये तुम्हारा कैलस बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है कैलस, ठीक है, कैलस बड़ा होता जा रहा है। अब तुम्हें मान लो इस कैलस से कितने पेड़ बनाने हैं, 1 लाख, 1 लाख पेड़ बनाने हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे ऐसे, 1 लाख टेस्ट ट्यूब ले लो, 1 लाख टेस्ट ट्यूब में ऐसे, 1 लाख टेस्ट ट्यूब, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और इसमें से टुकड़े काट काट के इसमें डाल दो, इसमें क्या है, कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है। इसमें से टुकड़े काट काट के कहां डाल दोगे, यहां, एक टुकड़ा यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है। और अब देखो, अब मेरी बात वापस से सुनना, यहां से इस पेड़ के अंदर से हमने जो सेल्स ली थी वो कैसी थी, परमानेंट सेल्स,
यानी कि उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं थी, वो परमानेंट सेल्स थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ये डिवीजन करने लगी है। क्यों करने लगी है भाई डिवीजन? ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? क्यों करेंगे ये डिवीजन कल्चर मीडियम पे? क्योंकि यहां पर हमने डाल रखा है ग्रोथ हार्मोन। तो कल्चर मीडियम में कैलस बनाने के लिए, फॉर कैलस, कैलस बनाने के लिए क्या डालना है बताओ? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्या ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों इक्वल अमाउंट में, दोनों इक्वल अमाउंट में। कैलस कुछ भी नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जो यहां से इस एक्स प्लांट से कुछ सेल्स ली हैं, वो 10-12 सेल लिए, अब ये सेल्स ऐसे ही बढ़ रही है जैसे ट्यूमर बढ़ता है। जैसे हमारी बॉडी में ट्यूमर बढ़ता है, वैसे ही कल्चर मीडिया पे प्लांट की सेल बढ़ती है अनकंट्रोल्ड वे में, वही कैलस है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या डाला है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में डाला है कैलस बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो कैलस है, ये कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का क्या है? रीडिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, डी डिफरेंशिएशन हुआ है वैष्णवी, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड सेल्स से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनी है कैलस में, तो क्या हुआ है? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में है। अब यहां पर जब हमने इनको 1,00,000 टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको रूट बनानी है, रूट बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? साइटोकाइनिन, सॉरी ऑक्सिन ज्यादा। अगर आपको रूट बनानी है, रूट बनानी है तो ऑक्सिन, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो और साइटो की कम कर दो, तो रूट बन जाएगी इन सभी में। आपको शूट बनाना है तो क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? साइटो की ज्यादा और ऑक्सिन की कम। तो ये सारे काम आपको करने हैं, समझ लो आप ऐसे। यही है प्लांट टिश्यू कल्चर। बस इतनी सी बात है जो हम आराम से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लो यहां पे आगे। अब चलते हैं शुरू से। इतना सबको समझ में आ गया? रूट नहीं, रूट और शूट दोनों बनाएंगे। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट बनेगा, अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट बनेगा, बारी बारी से दोनों ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं। ये है हमारा एक्स प्लांट। इस प्लांट की सेल्स लेनी है हमें, ये लो, ये प्लांट की सेल्स है, इसी को क्या बोल रहे हो? एक्स प्लांट। इनका क्या करवाना है? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन करवा करके इनको डाल देनी है कल्चर मीडियम पर, और कल्चर मीडियम पर अब देखो ये ग्रो करेगी, ऐसे ग्रो कर कर ये बन जाएगी प्लांट में। और यही है आपका पूरा का पूरा प्लांट। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्लांट बन गया है, प्लांट सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन गया है। एक प्लांट सेल पूरे के पूरे प्लांट, एक प्लांट सेल पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट कर सकती है, और यही कैपेसिटी कहलाती है क्या? टोटिपोटेंसी। क्या ह्यूमन की सेल भी टोटिपोटेंट है? Stem cells are not totipotent. Stem cells are multipotent. हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब सुन लो, हमारी सेल्स में हमारी सेल्स में भी टोटिपोटेंसी होती है, लेकिन कब तक? जाइगोट में, जाइगोट में होती है। जाइगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद में
ब्लास्टुला, फिर उसके बाद में गैस्टुला। अरे ब्लास्टुला के बाद में क्या आता है? गैस्टुला। यहां तक होती है टोटिपोटेंट। जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है, जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है, कब होता है ऑर्गेनोजेनेसिस? कब शुरू होता है? गैस्ट्रुला के बाद में या पहले? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद या गैस्ट्रुला के अंदर? आफ्टर गैस्ट्रुला। ठीक है, तो गैस्ट्रुला के बाद जैसे ही एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनने लगती है, एक्टो मीजो एंडोडर्म, तो वहां पर फिर अब जो सेल्स होती है वो मल्टीपोटेंट में चेंज हो जाती है टोटिपोटेंट से। तो अब गैस्ट्रुला के पहले तक की सेल्स हमारी भी टोटिपोटेंट होती है, लेकिन उसके बाद की सारी मल्टीपोटेंट, और आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस सभी सेल्स बन जाती है ओनली नथिंग, पोटेंसी खो देती है वो। ठीक है, केवल और केवल स्टेम सेल्स जो अम्बिलिकल कोर्ड से मिलेगी वही क्या होगी? मल्टीपोटेंट। ठीक है, लेकिन प्लांट की सेल्स पूरी जिंदगी भर क्या बनी रहती है? टोटिपोटेंट। प्लांट की कोई सी भी सेल कोई से भी पार्ट को जनरेट कर सकती है, वो टोटिपोटेंट होती है। बस आपको क्या करना है? ऑक्सीन और साइटोकाइनिन डालना है, जिससे वो मेरिस्मेटिक में चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट वेयर ऑल अदर कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फेल। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल tissues in sterilized culture medium. Okay, tissue culture technique is the based on totipotent nature of plant cell. Okay, ठीक है, totipotency, this is a capacity to generate a whole plant from any cell or explant. सभी बातें हमने कर ली है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अरे कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, ओके, अब है रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लांट। अरे एक्सप्लांट नहीं होगा तो कल्चर किसका करोगे? एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एग्जांपल्स कहां से ले सकते हो? रूट टिप, शूट टिप, कहां से ले सकते हो? रूट टिप से, शूट टिप से, एंथर से, एम्ब्रियो से, ओव्यूल से, और शूट बड से। यानी एक्स प्लांट से आप जो एक्स प्लांट का टुकड़ा ले रहे हो वो कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर मीडियम। मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एक्स प्लांट एंड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल्चर मीडियम क्या है? एक ऐसा माध्यम है, एक मीडियम है जिसके ऊपर वो एक्स प्लांट ग्रो करेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कल्चर मीडियम में? सबसे पहले कल्चर मीडियम में होना चाहिए सुक्रोज, सोर्स ऑफ कार्बन। सुक्रोज जो है वो केमिकली क्या है? केमिकली इनएक्टिव है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो हम सुक्रोज लेंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फॉर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फॉर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। विटामिन्स फॉर कोफैक्टर्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, एंड एग्जाम्पल है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। ठीक है, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए कल्चर मीडियम में। अगर आपको कल्चर मीडियम को सॉलिड करना है तो आपको एक जेल चाहिए, अगार अगार। आपने लिक्विड कल्चर मीडियम बनाया, इन सब चीजों को पानी में घोल लिया, अब लिक्विड कल्चर मीडियम बन गया। अगर आपको सॉलिडिफाई चाहिए तो आप क्या करोगे? अगार अगार जेल को डाल दोगे उसके अंदर। जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए जेल आती है, उससे दूध जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही कल्चर मीडियम भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपने ले लिया अगार अगार। ठीक है, तो यहां पर बात हुई कल्चर मीडियम की। अब हम कल्चर मीडियम को हमें पता है कि क्या होगा, तो हम बार बार कल्चर मीडियम नहीं बनाएंगे। बाजार में कल्चर मीडियम बना बनाया मिलता है। जैसे कि बाजार में मिलता है मल्टीग्रेन आटा। आपको पता है कि मल्टीग्रेन आटे में क्या क्या चीजें होती है, पता है, लेकिन फिर भी बाजार में भी मिलता है मल्टीग्रेन आटा बना बनाया, उसमें सब कुछ मिक्स आता है। ऐसे ही कल्चर मीडियम भी बना बनाया मिलता है, डब्बे में पैक होके मिलता है। तो हम वो पैक वाला कल्चर मीडियम लेके आएंगे, लेकिन उसमें होता क्या क्या है वो चीजें हम अभी बात करने वाले हैं कि कल्चर मीडियम में होता क्या क्या है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सॉलिडिफाई क्यों करेंगे, तो सॉलिडिफाई हम दो तरह के कल्चर मीडियम लेते हैं, एक तो लेते हैं लिक्विड और एक लेते हैं हम सॉलिड। जब हमें कैलस बनाना होता है तब हम सॉलिड लेते हैं, वो आगे बात आएगी आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप ये ध्यान रखोगे अगर आपको सॉलिड कल्चर मीडियम लेना है तो जेल डाल के उसको सॉलिड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब है, देखो आप लिक्विड कल्चर मीडियम है, डायग्राम देखो, उसमें अगर अगार अगार डाला है तो यहां पर ये सॉलिड मीडियम, ये कल्चर मीडियम कैसा हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हो कैलस के लिए। ठीक है, फिर है ये देखो, ये कल्चर मीडियम बाजार में मिलता है एज सच, और इसको बोलते हो मोर्शिग एंड स्कूप का कल्चर मीडियम, एमएस मीडियम। ये प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम है। कुछ भी नहीं करना, इस कल्चर मीडियम को लाना है, 2-3 चम्मच डालो पानी में, कल्चर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर प्लांट सेल ग्रो हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर इसको सॉलिडिफाई करना है तो उसमें जेल मिला दो, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई कल्चर मीडियम की। अब है ऑटोक्लेव। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितने भी बीकर काम में आएंगे, जितने भी चिमटियां काम में आएंगी, जितने भी स्पैचुला काम में आएंगे, उन सभी को आपको क्या करना है, स्टरलाइज्ड। वहां पर जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको करना है उसको स्टरलाइज। तो एक ऐसा कुकर टाइप का होता है। हाँ, टिश्यू को तो नॉर्मल मेथड से ही करोगे, काट लो छोटा सा टुकड़ा, ब्लेड से भी काट सकते हो, प्लांट का टुकड़ा ब्लेड से काट के ले लो। ठीक है, अब ये ऑटोक्लेव है, ये इस तरह का बड़ा बर्तन होता है, इसके अंदर आप बीकर को रख दोगे, आपका जो भी बीकर होगा, कोई भी टेस्ट ट्यूब है उसको रख दोगे, टेस्ट ट्यूब को रख दिया, फिर बीकर को रख दिया, कुछ भी बर्तन है इसके अंदर रखो, नीचे पानी डालो, और नीचे से या तो इसके अंदर होगा कि यहां से गैस जला दो, पानी गर्म होगा, और यहां पे ढक्कन लगा दो, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, तो इसमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है और हाई प्रेशर पे 100 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है, तो इस कारण से सारे जम्स मर जाते हैं। तो ये हो गया ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव किस काम में आता है, स्टरलाइजेशन के काम में आता है। आ गई बात समझ में, फॉर स्टरलाइजेशन वेसल्स, मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब आपने बर्तनों को, आपने वेसल्स को तो क्या कर लिया, स्टरलाइज कर लिया, किससे, ऑटोक्लेव से, हाई टेम्परेचर पर। लेकिन क्या आप एक्सप्लांट को ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर सकते हो क्या, अरे प्लांट को कर सकते हो क्या स्टरलाइज, वो तो जल जाएगा, मर जाएगा वो तो प्लांट को किससे करोगे, स्टरलाइजिंग केमिकल्स से। और वो क्या क्या हो सकते हैं, फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, H2O2, ब्रोमीन वाटर एंड एथेनॉल, ये सभी हो सकते हैं स्टरलाइजिंग केमिकल्स। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, स्टरलाइजिंग केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब समझ लो, यहां पे ये एक्स प्लांट है, इस एक्स प्लांट को लिया, ये परमानेंट सेल्स लेंगी, इसकी परमानेंट सेल्स, इसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया, फिर इसको डाला कल्चर मीडियम में, और ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। तो यहां पर देखो एक्स प्लांट कल्चर मीडियम में गया, अब ये ग्रो करेगा, देखो ऐसे, ये जो परमानेंट सेल थी किस में कन्वर्ट होगी, मेरिस्टेमेटिक में, और ये अब ग्रो करेगी ऐसे। और देखो यही कैलस है जो
कल्चर मीडियम के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, वो ग्रो कर रही है, वही क्या है, कैलस। आ गई बात समझ में? अरे कैलस क्या है, समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल। अब क्या करोगे, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, कैलस फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। यहां पर कौन सी है, कैलस फॉर्म हो रही है माइटोटिक डिवीजन से। यहां पर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ना तो शूट बनेगी ना ही रूट बनेगा। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, या देखो यहां पर दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपने ये कैलस लिया और इस कैलस को देखो, जितने प्लांट चाहिए उतने टुकड़ों में काट दो। मान लो आपको 1000 प्लांट चाहिए, तो आप 1 2 3 4 5 6,000 बीकर में डाल दो काट काट के। अब साइटोकाइनिन ज्यादा कर दो, ये देखो साइटोकाइनिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन ज्यादा कर दिया तो क्या बनेगा, शूट फॉर्मेशन। तो देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो, इन सभी में क्या बन जाएगा, शूट, शूट बन गया। अब इसको वापस से इस मीडियम में से निकाल के दूसरे मीडियम में रखोगे, यानी कि अब क्या था, यहां पर क्या है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, अब क्या करना है, ऑक्सीन ज्यादा। तो इसी को बोलते हो सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग मतलब पुराने मीडियम से निकाल के नए पे रखना। अब ऑक्सीजन ज्यादा कर दो, जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा करी वैसे ही नए इन प्लांट्स में क्या बन गई, रूट। ये लो रूट बन गई, दिख गया, शूट भी बन गई रूट भी बन गई, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, अब क्या करोगे, हार्डनिंग। इनको इस लिक्विड मीडियम से निकाल करके मिट्टी में ग्रोथ कराओगे। हाँ, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो तो कैलस ही बनता रहेगा। ठीक है, अब इनको यहां से निकाल के कहां ग्रोथ कराओगे, मिट्टी में। और मिट्टी में ग्रोथ कराने को क्या बोलते हो, हार्डनिंग। सॉफ्ट मीडियम से निकाल के मिट्टी में ले जा रहे हो, हार्डनिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रोथ डायरेक्ट खेत में करवा दोगे तो सही नहीं है। पहले इसको कहां करवाओगे, ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में ले जाओगे जहां पर धूप कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा। ठीक है, जब ये ग्रीन हाउस में एडॉप्ट हो जाएंगे उसके बाद में इनको कहां लेके जाओगे, गार्डन में या फिर खेत में। और अब इनको लगा रहे हो गार्डन या खेत में। ठीक है, ये सभी प्लांट क्लोन्स हैं, आपस में क्या है, क्लोन्स। सभी प्लांट एक जैसे हैं, सभी प्लांट एक जैसे हैं, क्लोन्स है, क्योंकि आपको पता है ये एक ही सेल से बने हैं। लेकिन कभी कभार म्यूटेशन तो हो सकता है इनमें भी। मान लो किसी प्लांट में म्यूटेशन हो गया, ये देखो ये अलग है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। और इन सभी को बोलोगे सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन्स क्या है, सभी प्लांट क्या होंगे, क्लोन्स ही होंगे। लेकिन क्या पता म्यूटेशन हो जाए तो, और इनमें वेरिएशन देखने को मिल जाए तो क्या बोलते हो, सोमा क्लोनल वेरिएशन। इतनी बात ध्यान रखना बस। अभी तक जो समझाया है क्या वो समझ में आ गया क्या, पूरा? तो बस ये चैप्टर इतना ही है, आगे जो भी है वो पढ़ेंगे कल के में। अभी तक टिश्यू कल्चर का आपका पूरा बेस बन चुका है, अब इसके कुछ टाइप्स वगैरह हैं जो देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाली मैं पूरी की पूरी स्लाइड भेज रहा हूं। हाँ, सोमा वर्ड इसलिए आया क्योंकि सोमेटिक सेल से बना है। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं आपको ये वाली स्लाइड भेज रहा हूं पूरी की पूरी। ठीक है, और इसके बाद में कल या परसों जब भी क्लास होगी तो आगे पढ़ेंगे। ओके। हाँ, पहले शूट बनाते हैं उसके बाद में बनाते हैं रूट, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाए। जिसका जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अभी मेरी दूसरी क्लास है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको स्लाइड भेज के चलता हूँ, डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके।